सोचिए, आपने स्कूल और कॉलेज में अलजेब्रा, हिस्ट्री और शेक्सपियर तो पढ़ा, लेकिन कभी किसी ने सिखाया कि सैलरी को कैसे मैनेज करें, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करें, या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सही फर्क क्या होता है? नहीं ना। यही सवाल एबिगेल फॉस्टर को परेशान कर रहा था और उसी से जन्म हुआ इस प्रैक्टिकल और पावरफुल किताब का, द मनी मैनुअल। ये कोई टिपिकल बोरिंग फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि एक रिलेटेबल गाइड है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि पैसे के साथ स्मार्ट कैसे बने बिना डर, गिल्ट या कंफ्यूजन के। चाहे आप नौकरी में नए हों, चाहे आप पैसे के मामले में अभी भी अनश्योर महसूस करते हों, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी इनकम को कंट्रोल करें, खर्चों को ट्रैक करें, डेट से बाहर निकलें और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे सही फैसले लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आपको भी ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, पैसा क्या है और क्यों समझना जरूरी है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो दिमाग में सीधा आता है इनकम, खर्चे, सेविंग्स और शायद कभी कभी इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि पैसा असल में है क्या और हमें इसे समझने की जरूरत क्यों है? एबिगेल इस चैप्टर में सबसे पहले ये क्लियर करती हैं कि पैसे को समझना सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। चाहे वो रेंट देना हो, नया फोन लेना हो, जॉब बदलना हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, हर जगह पैसा पीछे बैठा हुआ ड्राइवर है। पैसा पावर पीस। ऑथर कहती हैं कि जब आप पैसे को समझते हो तो आपको दो चीजें मिलती हैं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। पैसा सिर्फ स्पेंडिंग करने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जिससे आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो। और जब आप इस टूल को सही से यूज करना सीख लेते हो तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट से बच सकते हो, जैसे मैंने इतना खर्च क्यों कर दिया, या मेरे पास इमरजेंसी फंड क्यों नहीं है। मनी माइंडसेट इज एवरीथिंग। एबिगेल इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं, या तो वो पैसे को अवॉइड करते हैं या फिर उसे लेकर गिल्ट फील करते हैं। ये नेगेटिव मनी माइंडसेट कई बार हमारे अपब्रिंगिंग, कल्चर या आसपास के एनवायरनमेंट से डेवलप होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऐसे घर में पले बढ़े जहां पैसे की हमेशा तंगी थी, तो आप पैसे को लेकर हमेशा डर में रहेंगे। वहीं अगर आपको कभी पैसे की वैल्यू ठीक से समझाई नहीं गई तो हो सकता है आप हर चीज इंपल्सिवली खरीदें। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने मनी बिलीव्स को पहचानना और उन्हें अपग्रेड करना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू शुड नाउ। इस चैप्टर में अबिगेल कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की भी बात करती हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। ग्रॉस इनकम व नेट इनकम, आपने कितना कमाया ग्रॉस और आपके हाथ में कितना आया नेट, इनमें फर्क समझना जरूरी है। टैक्सेस, हर कामकाजी इंसान टैक्स देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका कितना टैक्स कट रहा है और क्यों? पे स्लिप डिकोड करना, आपकी पे स्लिप में कई चीजें होती हैं जैसे नेशनल इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, पेंशन कंट्रीब्यूशन। इन सबको समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। Why most people avoid talking about money? एबिगेल बताती हैं कि सोसाइटी में पैसे को लेकर एक ऑकवर्डनेस है। लोग ओपनली सैलरी, डेट या सेविंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहते। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस अकेले, बिना सही गाइडेंस के लेने लगते हैं और कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ऑथर हमें इनकरेज करती हैं कि पैसे के बारे में बात करें, लर्न अबाउट मनी, ओन योर मनी। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 1। पैसा एक इमोशनल टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल नॉलेज आपको फ्रीडम देती है गिल्ट, शेम और फियर से भी, और फ्यूचर वरीज से भी। अपनी इनकम को प्रॉपरली समझना, खर्चों पर नजर रखना और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेना शुरू करें। यही सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ। चैप्टर 2, बजट बनाना बोरिंग नहीं, स्मार्ट मूव है। जब हम बजट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधा आता है रिस्ट्रिक्शंस, कटौती, मजा खत्म। लेकिन एबिगेल फॉस्टर इस चैप्टर में यह मिथ तोड़ती हैं। वो कहती हैं, बजटिंग isn't about limiting your life, it's about knowing where your money goes so you can decide where it should go. Budget freedom, not frustration.
सबसे पहले अबिगैल ये समझाती हैं कि बजट बनाना कोई पेनाल्टी नहीं है, बल्कि ये आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का पहला स्मार्ट स्टेप है। बजटिंग आपको कंट्रोल देता है ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसा कमाकर कंफ्यूज हो जाएं कि खर्च कहां हुआ। स्टार्ट विद मनी इन एंड मनी आउट। बजट बनाने का पहला स्टेप है ट्रैक योर इनकम, मनी इन, आपकी सैलरी, फ्रीलांस अर्निंग, साइड हसल से आने वाला पैसा, एटसेट्रा। ट्रैक योर एक्सपेंसेस, मनी आउट, रेंट, फूड, बिल्स, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। एबिगेल एक बहुत सिंपल और पावरफुल मेथड इंट्रोड्यूस करती हैं, द 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, एसेंशियल खर्चे, रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रैवल। 30% वांट्स, नॉन एसेंशियल्स, डाइनिंग आउट, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, एटसेट्रा। 20% सेविंग्स, डेट रीपेमेंट। इस फॉर्मूला से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना सेव करना चाहिए। स्पेंडिंग हैबिट्स पर नजर रखो। ऑथर कहती हैं कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उनका पैसा हर महीने एक्चुअल में कहां जा रहा है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जैसे 100 रुपए का कॉफी, 300 रुपए का डिलीवरी चार्ज, 500 रुपए की रैंडम शॉपिंग मंथ एंड तक बहुत बड़ा होल बना देती हैं आपकी पॉकेट में। इसलिए एबिगेल सजेस्ट करती हैं कि एक सिंपल नोटबुक या एक्सेल शीट में हर खर्च लिखो, या फिर कोई फ्री बजटिंग ऐप यूज करो जैसे मनी मैनेजर, गुड बजट आदि। जब आप खुद अपने खर्चों को देखोगे तो कई बार शॉक भी लगेगा, लेकिन वह सुधार की शुरुआत होती है। अवॉइड द ऑल और नथिंग ट्रैप। बजटिंग में सबसे बड़ी गलती होती है एक्सट्रीम बन जाना, जैसे अब से 0 खर्च करूंगा, एक हफ्ते में 5,000 रुपए सेव कर लूंगा, या कभी बाहर खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अनरियलिस्टिक प्रेशर आपको बर्नआउट की तरफ ले जाएगा और आप बजटिंग से चिढ़ने लगोगे। एबिगेल कहती हैं, बी काइंड टू योरसेल्फ, स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट और अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो। बजटिंग माइंडफुल स्पेंडिंग। जब आप बजट बनाते हैं तो आप इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचने लगते हैं। अब आप हर खर्च से पहले सोचते हो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे गोल्स में हेल्प करेगा? यही तो असली फाइनेंशियल म्यूरिटी है। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 2। बजट बनाना बोरिंग नहीं है, ये एक एम्पावरिंग एक्ट है। 50-30-20 रूल को अपनाओ और हर खर्च पर नजर रखो। ओवर स्पेंडिंग को धीरे धीरे कंट्रोल करो, गिल्ट के साथ नहीं, स्मार्टनेस के साथ। बजटिंग आपको रोकता नहीं, बल्कि आपके पैसे को सही दिशा देता है। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड, जरूरत पड़ने पर काम आने वाला सुपर हीरो। जिंदगी में अनसर्टेनिटी हमेशा साथ चलती है। कभी जॉब चला जाता है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी अर्जेंट घर का खर्च बढ़ जाता है, और अगर उस समय आपके पास पैसे नहीं है तो आप हेल्पलेस फील करते हो। इसलिए एबिगेल फॉस्टर इस चैप्टर में स्ट्रांगली एम्फसाइज करती हैं कि हर इंसान को एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बचा कर रखते हो। मतलब ये पैसा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, गोवा ट्रिप के लिए नहीं है, न ही नए फोन के लिए है। ये फंड सिर्फ यंग मोमेंट्स के लिए है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड सीरियस खर्चा आ जाए, जैसे नौकरी चली जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, अर्जेंट रिपेयर की जरूरत हो, किसी क्राइसिस में फंस जाओ। कितना पैसा रखना चाहिए इमरजेंसी फंड में? एबिगेल रिकमेंड करती हैं कि आप कम से कम 3 से 6 महीने के एसेंशियल खर्चों के बराबर अमाउंट इमरजेंसी फंड में रखें। मतलब अगर आपके महीने के जरूरी खर्च 30,000 रुपए हैं, रेंट, फूड, यूटिलिटीज एटसेट्रा, तो इमरजेंसी फंड आइडियली होना चाहिए 90,000 से 1,80,000 रुपए के बीच। ये अमाउंट सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन ऑथर का कहना है, यू डोंट नीड टू सेव इट ऑल एट वंस, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। इमरजेंसी फंड बनाने के स्टेप्स। एबिगेल इस फंड को बनाने के लिए सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका देती है। स्टेप 1, डिसाइड योर मंथली एसेंशियल्स। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि हर महीने आपको बेसिक सर्वाइवल के लिए कितने पैसे चाहिए, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई वगैरह। स्टेप 2, सेट अ रियलिस्टिक गोल। स्टार्ट विद अ मिनी गोल जैसे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए और धीरे धीरे टारगेट बढ़ाओ। स्टेप 3, ओपन अ सेपरेट अकाउंट। इमरजेंसी फंड को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या यूपीआई लिंक्ड अकाउंट में मत रखो, अलग रखो, ताकि उसे डेली खर्चों से दूर रखा जा सके। स्टेप 4, ऑटोमेट योर सेविंग।
हर महीने अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा जैसे 2,000 रुपए या 3,000 रुपए ऑटोमेटिकली इमरजेंसी अकाउंट में भेजो। धीरे धीरे ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? पीस ऑफ माइंड। जब आप जानते हो कि आपके पास कुछ मंथ्स सरवाइव करने के लिए पैसा है, तो आपको किसी जॉब लॉस या शॉक से डर नहीं लगता। अवॉइड डेट। इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड या लोन लेने से बेहतर है कि आपके पास अपना खुद का बैकअप हो। फाइनेंशियल फ्रीडम। इमरजेंसी फंड आपको डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंस देता है, जैसे टॉक्सिक जॉब छोड़ना, ब्रेक लेना या फैमिली की मदद करना। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ए, इमरजेंसी फंड को खर्च कर देना। सेल पर यह पैसा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के लिए नहीं है। 2, इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना। इसे ऐसे अकाउंट में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। 3, इमरजेंसी को इग्नोर करना। यह मत सोचिए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। फाइनल थॉट्स फ्रॉम चैप्टर 3। इमरजेंसी फंड एक इनविजिबल सुपर हीरो की तरह है, जो तभी एक्टिव होता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसे बनाना टफ नहीं है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे जरूरी सेफ्टी नेट है। इस चैप्टर के बाद आप डेफिनेटली फील करेंगे कि इमरजेंसी फंड बनाना एक्चुअली एक सेल्फ लव का एक्ट है, क्योंकि आप फ्यूचर वाले खुद की मदद के लिए आज से तैयारी कर रहे हैं। अब रेडी हो जाएं चैप्टर 4 के लिए, जहां हम बात करेंगे डेट यानी उधारी और उसे स्मार्टली हैंडल करने के तरीकों की। चौथी किताब, उधारी से घबराना नहीं, समझदारी से निपटना है। डेट। ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कई लोगों को गिल्ट फील होता है, कुछ लोग डिनाई करने लगते हैं कि उनका कोई लोन है, और कुछ तो इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इग्नोर करने लगते हैं। एबिगेल फॉस्टर इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से करती है। डेट इज नॉट ईविल, बट अनमैनेज्ड डेट इज डेंजरस। सबसे पहले डेट को लेकर शेम हटाओ। हमारी सोसाइटी में उधारी को लेकर बहुत गिल्ट और शेम जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो आप बेवकूफ हो गए, या अगर एजुकेशन लोन लिया है तो आप बोझ में हैं। लेकिन एबिगेल कहती हैं ये माइंडसेट गलत है। डेट कई बार आपकी ग्रोथ का रास्ता भी बन सकता है, जैसे एजुकेशन लोन से करियर बन सकता है, मॉर्गेज से घर मिल सकता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिना सोचे समझे बोरो करते हो, इंटरेस्ट रेट्स को समझे बिना लोन लेते हो, या टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते। टाइप्स ऑफ डेट, गुड वर्सेस बैड। एबिगेल इस चैप्टर में डेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। गुड डेट, एजुकेशन लोन जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करे। होम लोन, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है। बिजनेस लोन, जिससे आप इनकम जनरेट कर सको। बैड डेट, हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बिल्स, बाय नाउ पे लेटर एप्स का मिसयूज। पर्सनल लोन्स सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट लेने से पहले पूछो, क्या यह मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियली मजबूत बनाएगा या कमजोर। इंटरेस्ट रेट्स हिडन किलर। डेट लेने से ज्यादा डेंजरस होता है इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करना। एबिगेल बताती हैं कि कई लोग सिर्फ ईएमआई अमाउंट देखते हैं, लेकिन ओवरऑल कितने पैसे इंटरेस्ट में जा रहे हैं ये कैलकुलेट नहीं करते। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उस पर 18% इंटरेस्ट है, तो आप शायद 1,25,000 रुपए तक रिपे करोगे, यानी 25,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में चला गया। दैट्स अ लॉट। डेट से निकलने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। एबिगेल एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल मेथड बताती हैं, द स्नोबॉल मेथड। स्टेप 1, सभी उधारों की लिस्ट बनाओ। किससे कितना उधार है, कितना इंटरेस्ट है, मिनिमम पेमेंट कितनी है, सब डिटेल में लिखो। स्टेप 2, स्मॉलेस्ट डेट पहले खत्म करो। जो सबसे छोटा लोन है उसे पहले पूरी ताकत से चुकाओ, इससे मोटिवेशन मिलता है। स्टेप 3, फिर नेक्स्ट लोन पर शिफ्ट करो। एक लोन खत्म होते ही जो अमाउंट बचा वो नेक्स्ट लोन की पेमेंट में ऐड करो। ऐसे करते करते मोमेंटम बनता है। अवॉइड दीज डेट मिस्टेक्स। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके खुश मत होइए, इससे लोन लंबा खींचता है। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को अनकंट्रोल्ड यूज करना बंद कीजिए। 3, डेट को इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क है। जितनी जल्दी सामने आओगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 4। डेट बुरा नहीं है, बस उसे कंट्रोल में रखना सीखना जरूरी है। बोरोइंग से पहले सोचो, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूं। डेट को शर्म की बात मत समझो, इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। एक क्लियर प्लान बनाओ और छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो। इस चैप्टर के बाद आप शायद पहली बार डेट को लेकर गिल्टी नहीं बल्कि इन कंट्रोल फील करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और क्यों ये आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल का इनविजिबल रिपोर्ट कार्ड है। चैप्टर 5, क्रेडिट स्कोर, आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। सोचिए आप बैंक से लोन लेने जाते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और वो आपको मना कर देते हैं। आप सोचते हो मुझे तो पैसे की जरूरत है, फिर मना क्यों किया? यहां आंसर है आपका क्रेडिट स्कोर। एबिगेल फॉस्टर। इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से करती है कि क्रेडिट स्कोर आपके पैसे का रिपोर्ट कार्ड है, एक 3 डिजिट नंबर जो बताता है कि आप पैसे को कितनी रिस्पॉन्सिबल हैंडल करते हो। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिकल रेटिंग होती है, जनरली 300 से 900 के बीच, जो आपकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूजेज और फाइनेंशियल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे स्कूल में मार्क्स से आपकी परफॉर्मेंस जज होती है, वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड करता है। क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? एबिगेल इस चैप्टर में एक्सप्लेन करती हैं कि क्रेडिट स्कोर कई चीजों पर डिपेंड करता है। पेमेंट हिस्ट्री 35%, आपने समय पर बिल्स चुकाए हैं या नहीं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%, आपने अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा यूज किया है। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ 15%, आप कब से क्रेडिट यूज कर रहे हो। न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज 10%, कितनी बार आपने नया लोन या कार्ड अप्लाई किया। क्रेडिट मिक्स 10%, आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है या लोन भी है। लो स्कोर के नुकसान, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको लोन मिलने में मुश्किल होगी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, कभी कभी जॉब एप्लीकेशंस में भी इश्यू आ सकता है, कुछ सेक्टर्स में बैकग्राउंड चेक होता है। मतलब लो क्रेडिट स्कोर, लेस अपॉर्चुनिटीज, मोर स्ट्रेस। क्रेडिट स्कोर सुधारना कैसे शुरू करें? एबिगेल बहुत ही क्लियर स्टेप्स देती हैं जो आप फॉलो करके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप 1, टाइम पे ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाओ। डिले मतलब नेगेटिव इंपैक्ट, एक दिन की देरी भी आपको 30 पॉइंट्स गिरा सकती है। स्टेप 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखो। अगर आपकी कार्ड लिमिट 1 लाख रुपए है तो 30,000 रुपए से ज्यादा यूज मत करो। स्टेप 3, क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन रखो। ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स को बंद मत करो, लंबा हिस्ट्री होना बेटर होता है। स्टेप 4, बार बार नया लोन अप्लाई मत करो, हर इंक्वायरी आपके स्कोर को टेम्परेरीली गिरा सकती है। स्टेप 5, रेगुलरली अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करो। इंडिया में आप CBIL, एक्सपीरियन या CRIF से फ्री में साल में एक बार क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ओपन करना, पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड बिल भरना, एक उधार से दूसरा भरना। एबिगेल कहती हैं, योर क्रेडिट स्कोर इज योर फाइनेंशियल रेपुटेशन, रिस्पेक्ट इट, बिल्ड इट एंड प्रोटेक्ट इट। क्रेडिट स्कोर का असली फायदा, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है, हाई क्रेडिट लिमिट मिलती है, इमरजेंसी में तुरंत फंड एक्सेस करना आसान हो जाता है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 5, क्रेडिट स्कोर इनविजिबल होता है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत विजिबल होता है। इसे सुधारना इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस चाहिए। अगर आप स्मार्ट बोरोइंग और डिसिप्लिन्ड रीपेमेंट अपनाओगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। यह चैप्टर एक रियलिटी चेक है कि आपकी फाइनेंशियल इमेज कैसे बनती है और उसे कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अब तैयार हो जाइए चैप्टर 6 के लिए, जहां हम बात करेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है और दोनों कैसे शुरू करें। चैप्टर सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, पर्पस अलग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज है, लेकिन एबिगेल फॉस्टर इस मिथ को तोड़ते हुए साफ कहती हैं, सेविंग इज अबाउट सेफ्टी, इन्वेस्टिंग इज अबाउट ग्रोथ। इस चैप्टर में वह बताती हैं कि ये दोनों आपके पैसों की जरूरतों को अलग अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, और अगर आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग बन चाहते हैं तो दोनों को समझकर स्मार्टली यूज करना जरूरी है। सेविंग पैसा जमा करना फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। सेविंग मतलब अपने पैसे को सेफ और एक्सेसिबल रखना, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, अगले साल की शादी का खर्च, अपकमिंग वेकेशन या फोन खरीदने की प्लानिंग। जनरली सेविंग उन गोल्स के लिए होती है जो आपको अगले 1 से 3 साल में अचीव करने हैं। एबिगेल सजेस्ट करती है कि सेविंग के लिए बैंक सेविंग्स अकाउंट, FD या हाई इंटरेस्ट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट अच्छे ऑप्शंस हैं। रिस्क लो होता है लेकिन रिटर्न्स भी लिमिटेड होते हैं। की बेनिफिट,
लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस मिल जाता है। इन्वेस्टिंग पैसा ग्रो करना फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को टाइम के साथ बढ़ने देना, लेकिन कुछ रिस्क के साथ। जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या इंडेक्स फंड्स में डालते हो। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करता है। टारगेट होता है इन्फ्लेशन को बीट करना और वेल्थ बिल्ड करना। एग्जाम्पल, 10 साल बाद घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की हायर एजुकेशन। एबिगेल एक्सप्लेन करती हैं कि इन्वेस्टिंग एक हैबिट है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, कब क्या चुनें? फीचर सेविंग इन्वेस्टिंग, टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म 0 to 3 years, लॉन्ग टर्म 3+ years, रिस्क लो मीडियम टू हाई डिपेंड्स, रिटर्न फिक्स्ड लो 2 to 6%, वेरिएबल पोटेंशियली हायर 8 to 15%, liquidity high, easily withdraw, low to medium, depends on type, purpose emergency, upcoming expenses, wealth building, retirement। एबिगेल कहती हैं दोनों जरूरी हैं। सेविंग आपको आज सुरक्षित रखता है, इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर में फ्रीडम देता है। इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करें? एबिगेल बिगिनर्स के लिए सिंपल स्टेप्स बताती है। स्टेप 1, पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने की सेविंग जरूर रखें। स्टेप 2, रिस्क को समझें। शेयर मार्केट रिस्की हो सकता है, इसलिए पहले नॉलेज लो, फिर स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करो। स्टेप 3, एसआईपी से शुरुआत करो। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इजी और लो रिस्क तरीका है इन्वेस्ट करने का। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म सोचो। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, रेस नहीं, पेशेंस रखो। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो। सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझना, सारी सेविंग्स एक ही जगह रख देना, फोमो में आकर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना, इमरजेंसी के लिए इन्वेस्टेड पैसा रखना, बैड आइडिया। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 6। सेविंग आपको फाइनेंशियल शॉक से बचाता है, इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। हर इनकम का कुछ हिस्सा बचाओ, सेविंग, और कुछ इन्वेस्ट करो ग्रोथ के लिए। बिना प्लान के इन्वेस्ट मत करो, पहले जरूरतें समझो, फिर एक्शन लो। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड लेट टाइम वर्क इट्स मैजिक। ये चैप्टर एक आई ओपनर है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी हैबिट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर भी करती हैं और ग्रो भी। अब रेडी हो जाइए चैप्टर 7 के लिए, जिसमें एबिगेल बात करेंगी मनी ट्रैप्स और ओवर स्पेंडिंग के साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के बारे में। चैप्टर 7, मनी ट्रैप्स। जब पैसे का फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एबिगेल इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करती हैं। आपने आखिरी बार कुछ ऐसा कब खरीदा जो जरूरत नहीं थी, बस मन किया? अगर जवाब है अभी हाल में ही, तो आप अकेले नहीं हो। ओवर स्पेंडिंग सबसे कॉमन ट्रैप। ओवर स्पेंडिंग यानी जरूरत से ज्यादा खर्च करना, वो भी बिना प्लान के। आज के डिजिटल जमाने में ये और भी आसान हो गया है। 1 क्लिक शॉपिंग, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, इंस्टाग्राम एड्स जो हमारी वीकनेस को पहचानते हैं। ऑथर बताती हैं कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये साइकोलॉजी के जरिए डेलिबरेटली डिजाइन किया गया सिस्टम है जो आपको बार बार खरीदने के लिए टेम्प्ट करता है। Why we overspend? एबिगेल ओवर स्पेंडिंग के पीछे के कुछ कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स एक्सप्लेन करती हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, जब आप स्ट्रेस में होते हो, बोर्ड हो या सैड फील कर रहे होते हो, तो आप शॉपिंग को थेरेपी में लेते हो। शॉर्ट टर्म में डोपामीन बूस्ट मिलता है, लेकिन बाद में गिल्ट और रिग्रेट। सोशल कंपैरिजन, वो दोस्त नया आईफोन ले आया, मेरे पास तो पुराना है। ऐसे थॉट्स आपके अंदर एफोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रिगर करते हैं और आप चीजें सिर्फ दिखावे के लिए खरीदने लगते हैं। आई डिजर्व इट मेंटालिटी, मैंने इतनी मेहनत की है, एक रिवॉर्ड तो बनता है। ये थॉट भी कई बार अनप्लैन्ड परचेसेस की वजह बनता है। बाय नाउ क्राई लेटर, इजी क्रेडिट की ट्रिक। आजकल क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआई और बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, इतना आसान हो गया है कि हमें लगता है पैसा तो है ही। लेकिन एबिगेल कॉशन देती हैं, इफ यू डोंट हैव द मनी नाउ, डोंट अस्यूम यूल मैजिकली हैव इट लेटर। ये इल्यूजन ही सबसे बड़ा मनी ट्रैप है और फिर वही डेट साइकिल शुरू हो जाती है। ब्रेक दी ओवर स्पेंडिंग पैटर्न। कैसे?
स्टेप 1, ट्रैक एवरी रूपी। हर खर्चा लिखो, चाहे वो 50 रुपए का कॉफी हो या 500 रुपए का कैब। अवेयरनेस ही सबसे पहला स्टेप है इंप्रूवमेंट का। स्टेप 2, पॉज बिफोर यू परचेस। इंपल्स बाइंग को रोकने के लिए 24 आवर रूल अपनाओ। कोई चीज तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे सोचो। स्टेप 3, अनफॉलो टेम्पटेशन। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशंस जो आपको बार बार बाय करने पर उकसाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाओ। स्टेप 4, बजट फॉर फन। एंजॉयमेंट जरूरी है, लेकिन उसको भी बजट का हिस्सा बनाओ ताकि गिल्ट फ्री खर्चा कर सको। कॉमन ट्रैप्स टू अवॉइड। 1, सेल चल रही है, बाद में नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ा ट्रैप है। 2, रिटेल थेरेपी को एक्चुअल थेरेपी मत समझो। 3, ईएमआई में सब सस्ता लगता है, लेकिन इंटरेस्ट साइलेंटली पैसा खा जाता है। 4, छोटे खर्चे मायने नहीं रखते। बहुत सारे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ा होल बनाते हैं। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 7। ओवर स्पेंडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, इमोशंस का इश्यू भी होता है। सोशल मीडिया, क्रेडिट कार्ड्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से खुद को स्मार्टली बचाना सीखो। जब आप माइंडफुली स्पेंड करते हो, तब आप गिल्ट से भी बचते हो और फ्यूचर के लिए पैसा भी जोड़ पाते हो। स्पेंडिंग शुड ब्रिंग वैल्यू, नॉट जस्ट टेम्पररी एक्साइटमेंट। चैप्टर 8, सैलरी स्लिप। अपनी इनकम को समझना एम्पावरमेंट है। आप हर महीने काम करते हो, मेहनत करते हो और फिर सैलरी आती है। लेकिन जब पे स्लिप देखते हो तो एक ही सवाल मन में आता है, 50,000 रुपये की जॉब थी, हाथ में तो 42,000 रुपये ही आए, बाकी गया कहां? एबिगेल फॉस्टर इस चैप्टर में यही सवाल उठाती हैं और बताती हैं कि सैलरी को सिर्फ इनकम मत समझो, बल्कि इसे डिकोड करना सीखो। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन बनती है। सैलरी स्लिप क्या होता है? सैलरी स्लिप एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है आपने कितना कमाया, ग्रॉस इनकम, कितना टैक्स और डिडक्शंस हुआ, आपके हाथ में कितना आया, नेट पे, टेक होम। यह एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर नहीं, बल्कि आपकी अर्निंग स्टोरी है। ब्रेकडाउन ऑफ अ सैलरी स्लिप, यूके इंडिया कॉन्टेक्स्ट अडेप्टेड। एबिगेल एक जेनेरिक सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हैं, जिसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेट कर सकते हैं। 1, बेसिक सैलरी। आपकी टोटल सैलरी का मेन हिस्सा, बाकी अलाउंसेस इसी पर डिपेंड करते हैं। 2, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ये टैक्स बेनिफिट देता है। 3, डीए, डियरनेस अलाउंस। इन्फ्लेशन के असर को ऑफसेट करने के लिए दिया जाता है, गोविटी एम्प्लॉइज में कॉमन। 4, विशेष प्रदर्शन प्रदर्शन पुरस्कार। कंपनी द्वारा अलग से दिया गया अतिरिक्त पैसा जो कर योग्य होता है। 5, प्रोविडेंट फंड, पीएफ। आपकी सैलरी का 12% हर महीने पीएफ में जाता है, भविष्य की सुरक्षा के लिए। एम्प्लॉयर भी मैच करता है। 6, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस। आपके इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स काटती है, यह ऑटो डिडक्ट होता है। 7, अदर डिडक्शंस, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन ईएमआई अगर कंपनी से लिया है, कैंटीन डिडक्शंस एटसेट्रा। 8, नेट पे टेक होम सैलरी। जो पैसा एक्चुअल में आपके अकाउंट में आता है, यही आपका खर्च और सेविंग का बेस है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेरी जॉब रुपए 60,000 प्रति माह की है, तो मैं 60,000 रुपए खर्च सकता हूं। रियलिटी, नेट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्चुअल पैसा है जो आप यूज कर सकते हो। पीएफ तो मेरा पैसा ही है, मुझे क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? पीएफ आपके लिए ही है, बस आज नहीं फ्यूचर में काम आएगा। सैलरी को स्मार्टली मैनेज कैसे करें? एबिगेल कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हैं। स्टेप 1, सैलरी स्लिप को हर महीने चेक करो, कंफ्यूजन मत पालो। ट्रांसपेरेंसी से समझो कि क्या डिडक्ट हो रहा है और क्यों। स्टेप 2, डिडक्शंस को एक्सेप्ट करो, जैसे पीएफ या टैक्स। ये लायबिलिटी नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। स्टेप 3, नेट पे के हिसाब से बजट बनाओ। ग्रॉस सैलरी नहीं, नेट सैलरी ही आपकी यूजेबल इनकम है। स्टेप 4, अगर कोई गलत डिडक्शन दिखे, एचआर से तुरंत बात करो। पे स्लिप में गलती हो सकती है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान आपका होगा। वाई दिस मैटर्स, अगर आप अपनी सैलरी को डिटेल में नहीं समझते तो फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रह जाती है।
ईएमआई लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या जॉब चेंज, ये समझ आपके हर डिसीजन में काम आती है। ये आपको सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन बनाता है। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 8। सैलरी सिर्फ नंबर नहीं, आपकी फाइनेंशियल बेस है। पे स्लिप पढ़ना सीखो, ये आपकी मेहनत का रिफ्लेक्शन है। नेट पे से प्लान बनाओ, डिडक्शंस को समझो और यूज करो। फाइनेंशियल कंट्रोल की शुरुआत खुद की इनकम को डीपली समझने से होती है। कंक्लूजन, एबिगेल फॉस्टर ने इस किताब में बड़ी ही क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ एक बात बार बार समझाई है। पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करो। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। चाहे वो सैलरी को समझना हो, बजटिंग करना हो, डेट से निकलना हो या इन्वेस्टिंग शुरू करना। हर कॉन्सेप्ट जो एबिगेल ने सिखाया, उसका गोल यही है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, कॉन्फिडेंटली और कॉन्शियसली। हम सबने कभी ना कभी पैसों की कमी, कंफ्यूजन या गिल्ट फील किया है, लेकिन इस किताब ने यह सिखाया कि पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप गिल्ट बेस्ड नहीं, गोल बेस्ड होना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। असली सवाल है, मैं जो पैसा कमा रही हूं उसे वाइजली कैसे यूज करूं ताकि मुझे फ्रीडम मिले, ना कि स्ट्रेस। एबिगेल का मैसेज क्लियर है, आप एक्सपर्ट नहीं भी हों फिर भी आप स्मार्ट बन सकते हैं। पैसे से डरने की बजाय उसे समझो। छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंसी से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंचाते हैं। इस किताब के बाद अब आपके पास टूल किट है, बस अब एक्शन लेना है, क्योंकि असली अमीरी सैलरी में नहीं, माइंडसेट में होती है। आशा है गाइज आपको यह समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।